वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेचर ऑफ मैटर। अब तक हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंस केमिस्ट्री का देख लिया है, और इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैटर। तो हेडिंग बना लोगे आप, नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। अब जनरली एक चीज़ जो हम सभी जानते हैं कि इंटायर यूनिवर्स जो है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वह एनर्जी और मैटर का ही बना है। हम कह सकते हैं इंटायर यूनिवर्स इज मेड बाय मैटर एंड एनर्जी। इंटायर यूनिवर्स इज मेड बाय मैटर एंड एनर्जी। जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो सिर्फ दो चीज़ों का बना है, एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी। और यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? मैटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? देखो बाबू, क्लास 9th में आप मैटर के बारे में पढ़ चुके हो। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, इसका डिफिनेशन हम वैसे बोल सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास आर कॉल्ड मैटर। ये डिफिनेशन आपने पढ़ा है पहले ही कि कोई भी चीज़ हो जो जगह घेरता है और जिसका कुछ मास होता है वो क्या कहलाता है? मैटर। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हो, जैसे वुड यानी लकड़ी, या फिर आप बोल सकते हो पेन, पेंसिल, क्लॉथ, बाइक, कार, स्कूटर, मोबाइल फ़ोन, बल्ब, फैन, कुछ भी जितना चीज़ें आप देखते हो वो सब के सब क्या है? मैटर हैं। तो एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि इंटायर यूनिवर्स मैटर और एनर्जी के बने होते हैं। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास आर कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल में वुड ले सकते हैं, पेन, कोई भी चीज़, कुछ भी ले सकते हैं जिसके पास मास है और जो कुछ जगह घेरता है उसे हम बोलते हैं मैटर। वैसे देखो, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से किया गया, यानी कि बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। इसका जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप से किया गया। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड सेकेंड इसका जो किया गया वो किया गया केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर क्लासिफाइड इन टू वेज, फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या इतनी चीज़ें अभी आपको समझ में आई नेचर ऑफ मैटर के बारे में कि पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स किसका बना है? मैटर और एनर्जी का बना है। एनर्जी क्या है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास आर कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल में वुड, पेन, कुछ भी, कोई भी जो जगह घेरता है, मास होता है उसके पास, वो मैटर कहलाता है। आप जानते हो मैटर को देखो दो टाइप से क्लासीफाई किया जाएगा, टू टाइप से। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक बार फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और एक बार केमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, ले लिया, ठीक। इसके बाद आप हेडिंग बना लोगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम लोग का हेडिंग रहेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। हेडिंग बनाते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल का मतलब क्या है। बाहर से देख के हम जो करते हैं, जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो फिजिकल होता है। जो अंदर का करते हैं वो केमिकल होता है, मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर को बाहर से देखने पर कैसा लग रहा है, फील करने पर कैसा लग रहा है, इस बेसिस पर मैटर को क्लासीफाई करते हैं। मैटर को देखो क्लासीफाई इस बेसिस पर तीन टाइप से किया गया। जनरली पहले अगर हम बात करें इस हिसाब से, जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो तीन टाइप से हुआ। इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो होता है सॉलिड, कि मैटर कैसा है? सॉलिड है। दूसरा इसके अंदर आता है लिक्विड, एंड तीसरा इसके अंदर आता है जिसे हम बोलते हैं गैस।
There are three major types of matter on the basis of physical classification. First is solid, second is liquid and third is gas. Solid, liquid, gas से आप बहुत ही अच्छे से परिचित हो। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये सॉलिड है, और मेरे पास यहाँ पे बॉटल है, बॉटल के अंदर जो पानी है वो पानी लिक्विड है, और जो हम सांस ले रहे हैं वो क्या है, गैस है। आप इसको इतना तो पता है, मतलब टायर, बाइक के टायर हो, ट्रक के टायर हो, किसी चीज़ के टायर हो, उसके अंदर जो गैस भरी जाती है, हवा भरी जाती है, वो गैस फॉर्म में होता है। तो स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के हैं जनरल, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसके बाद भी 2 और अलग स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे प्लाज्मा एंड एक और होगा जिसे हम बोलेंगे BEC, इसे बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसके बारे में बात करेंगे। ये है जो है हमारा पहला स्टेट ऑफ मैटर है, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जनरली क्लास 9th तक या फिर अब तक आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा होगा। प्लाज्मा क्या है, BEC क्या है, ये आप नहीं जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो एक एक को हम लोग स्टडी करते हैं। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है और BEC क्या है, एकदम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं सॉलिड को। सॉलिड क्या होता है? अब देखो यहाँ पे मैं सॉलिड का डिफिनेशन वगैरह नहीं, एग्जैक्ट आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि सॉलिड किसे कहोगे। अब जनरली आप जानते हो सॉलिड किसे कहेंगे। अब कोई चीज़ बाहर से टच करने पर कैसा लग रहा है आप फील करके बता सकते हो, हाँ ये सॉलिड है कि नहीं है। अब सॉलिड के अंदर अगर हम इसके केमिस्ट्री की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, यानी कि जिससे मिलकर बने हैं, एटम से बने हैं या फिर मॉलिक्यूल से बने हैं, उनका जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो वेरी क्लोज पैक होता है। यानी कि जो पार्टिकल हैं वो बहुत पास पास होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो मैं सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बना रहा हूँ, और यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो वेरी क्लोज पैक है। तो पहला हम यही कह सकते हैं, पार्टिकल्स इन सॉलिड, पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोज्ड पैक्ड। पहला हम ये कह सकते हैं, पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोज्ड पैक, यानी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, दूसरा आप जानते हो सॉलिड का जो शेप फिक्स होता है, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप। मैं सिंपल लिख दे रहा हूं, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, डिफिनिट शेप एंड वैल्यूम। सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है और सॉलिड का अपना खुद का एक डिफिनिट वैल्यूम होता है। कैसे समझेंगे? जैसे मान लो कोई भी सॉलिड है, जैसे कि मेरे पास ये बॉटल ही है, बार बार बॉटल ही उठाता हूँ, ठीक है बॉटल ही है, तो ये बॉटल अपने आप अपना शेप तो नहीं चेंज करेगा। जैसे कि मतलब अगर इस बॉटल का शेप चेंज करना हो तो क्या ये शेप चेंज होगा? नहीं। थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा के छोड़ देंगे फिर भी तो अपने शेप में वापस आ जाएगा। यानी कि सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है, सॉलिड के पास एक खुद का फिक्स शेप होता है, और सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। यानी कि सॉलिड जो जगह घेरता है वो फिक्स होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर जो जगह घेरा हूँ, ठीक है, ये फिक्स है। अब ऐसा नहीं ना कि मैं इससे भी ज़्यादा जगह घेर सकता हूँ, नहीं, मेरा कैपेसिटी इतनी ही जगह घेरने का। ऐसे हर एक सॉलिड के पास खुद की कैपेसिटी होती है जगह घेरने की, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर ये कितना बेसिक बता रहे हो आप, ये तो आप पहले से जानते हो। ठीक है, अब चलो सवाल मैं करता हूँ कि आप ये बताओ कि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो इतने पास पास क्यों होते हैं? सॉलिड के पार्टिकल इतने पास पास क्यों होते हैं? सारा चक्कर तो पार्टिकल के पास पास होने से ही है ना। सॉलिड के पार्टिकल पास पास क्यों होते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि जो सॉलिड हैं इनके पार्टिकल को जो बांध के रखने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो कोई भी पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को आपस में बंधे रहने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जैसे सपोज करो आपके पास 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, उन दोनों टुकड़ों को अगर आप जोड़ोगे, बीच में फेविक्विक लगाओगे तो फेविक्विक एक बॉन्ड बनाता है उन दोनों टुकड़ों के बीच में। जैसे कि मान लो सपोज करो मुझे ये दोनों मार्कर जोड़ना है, तो इस पर फेविक्विक लगाऊंगा, ऐसे मैं जोड़ दूंगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये 2 अलग अलग पार्ट फेविक्विक की वजह से जुड़े, जो फेविक्विक है इनके बीच एक बॉन्ड बनने दे रहा है। ऐसे ही सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच भी बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या है? कह सकते हो एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी ताकत जो दोनों को बांध के रखता है। बॉन्ड जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो 2 पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखता है। तो जो पार्टिकल को बांध के रखने वाला बॉन्ड है, जो यानी कि जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के पास आकर के क्लोज पैक हैं, वो बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है सॉलिड में।
वो नॉर्मल आसानी से नहीं टूट सकता है, बहुत स्ट्रांग होता है। यानी कि स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स, सिंपल लिख सकते हैं स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन, स्ट्रांग बॉन्ड्स इन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब एक बात बताओ, अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो गए तो पार्टिकल दूर दूर रह पाएंगे क्या? नहीं, पार्टिकल तो पास पास आ जाएंगे ना। जैसे कि सपोज करो ये बॉन्ड बहुत मजबूत है तो इन दोनों को पकड़ के एक दूसरे के पास ला देगा, तो पास ला देगा तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड हमारा ताकतवर है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, बॉन्ड ताकतवर है, दोनों पास पास आके चिपक जाएंगे। यानी कि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, वेरी लो होगा। यानी कि हम कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड इज वेरी लो, यानी कि इनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रखना। पहला, पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोज पैक, पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड में बहुत क्लोज पैक होते हैं। डिफिनिट शेप होता है इनका, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं सॉलिड के दो पार्टिकल्स के बीच। ठीक है। और इनका बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, यानी दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। अब पूरा जो चक्कर है ये पार्टिकल्स का पास पास आना, पार्टिकल्स का दूर होना, बॉन्ड का ज़्यादा ताकतवर होना, ये पूरा कंसेप्ट एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर। देखो हर एक चीज़ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे जो मैटर है, जो पार्टिकल हैं, ये आपस में पास पास क्यों आए? जैसे अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ बॉन्ड वो मजबूत क्यों हो गया, मतलब ऐसे ही है क्या कि मतलब कोई बोल देगा कि बॉन्ड मजबूत हो जाओ सॉलिड में तो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, कोई बोल देगा मत हो मजबूत तुम नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई तो कोई रीज़न होगा ना कि बॉन्ड इसके मजबूत हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसका कम हो गया, ठीक है, इसका शेप फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया। तो टोटल चीज़ डिपेंड करता है यहाँ पे एनर्जी के ऊपर। अब क्योंकि चीज़ देखो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, इनके पास इनकी एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। अब कैसी एनर्जी? कोई भी पार्टिकल है वो हमेशा एक रैंडम मोशन में होता है, हमेशा वो हिलना चाहता है और हिलते हुए ही रहता है। वो पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, हमेशा हिलते रहते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। जब पार्टिकल अगर हिल रहा है, मूव कर रहा है, उसके अंदर मूवमेंट है, तो उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हम यहाँ पे टर्म्स हमारे पास क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो पूरा खेल काइनेटिक एनर्जी का ही है, काइनेटिक एनर्जी का। जैसे कि सपोज करो मैं अगर चल रहा हूँ, ऐसे अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं गति में हूँ, मैं मूवमेंट में हूँ, तो मेरे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। देखो जनरली एक चीज़ जानो, कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो उसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे सपोज करो आपने बॉल उठाया और बॉल उठा के हवा में ऐसे फेंक दिया, तो हवा में जब बॉल चल रहा है तो उस बॉल के पास जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही मैंने कहा जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास रैंडम मोशन करने की कैपेसिटी होती है, वो हिलते रहते हैं। अगर वो हिल रहे हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं इनके पास भी होती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इनकी जो होती है वेरी लो होती है। कैसी होती है? वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही कम होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड का क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेना, पूरा चक्कर इसी का है। अब काइनेटिक एनर्जी लो का होने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि जैसे कि बॉल ही हमने बॉल लिया, ठीक है, बॉल को अगर हम धीरे से फेंके तो बॉल धीरे थोड़ा दूर जाएगा। अब बॉल को अगर बहुत तेज फेंके तो बहुत दूर जाएगा, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी दोगे उतना दूर जाएगा वो। और काइनेटिक एनर्जी जितना कम रहेगा उतना कम दूर तक जाएगा वो। थोड़ा सा जनरल आप सोचो कि सपोज करो मैं ही चल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे जल्दी चल रहा हूँ, इससे जल्दी चल रहा हूँ, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाई है, काइनेटिक एनर्जी हाई है। लेकिन अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, ऐसे, वो स्लो मोशन वाला डांस देखा है ना? करने नहीं आते लेकिन फिर भी बता रहा हूँ तो थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। अगर मैं धीरे धीरे चलता हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है। अब धीरे धीरे चलना, काइनेटिक एनर्जी का कम होना, ये रीजन है। काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो पार्टिकल धीरे धीरे चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज होगी तो पार्टिकल बहुत तेज चलेंगे। अब थोड़ा आप सोचो
जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ एक डेस्क पर बैठे हो, 4 दोस्त आपस में बैठे हो, ठीक है, और एक दोस्त बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। अगर वो बहुत तेज हिलने लगे तो क्या उस डेस्क पर बैठे आपके चारों दोस्त सही से रह पाएंगे? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे कि सपोज करो 4 लोग ऐसे पास पास बैठे हैं, सपोज करो ये पहला हो गया, इसके बगल में एक दूसरा बैठा दिया, इसके बगल में एक तीसरा बैठा दिया, और ये 4 हैं, ऐसे 4। चलो एक और बढ़ा देता हूँ, ये 5 हो गए, 5 लोग हैं। अगर ये वाला जो है अगर बहुत तेज हिलने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, हिलने लगे, अगर ये हिलने लगेगा तो इधर वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, इधर वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, यानी कि ये पास पास रह पाएंगे क्या? नहीं, दूर दूर हो जाएंगे तब। यानी कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ये पास वाले पार्टिकल दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दें, डांट दें उसको खूब तेज कि तुम ऐसे ही बैठे रहो, तो अगर ऐसे ही बैठे रहेगा तो बगल वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे, यानी कि पार्टिकल दूर दूर नहीं होंगे। यही हाल होता है यहाँ पे। अगर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती तो पार्टिकल बहुत तेज तेज हिलते, इस वजह से इनका जो अरेंजमेंट है वो सब डिस्टर्ब हो जाता। अब काइनेटिक एनर्जी कम है, इस वजह से पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास आकर क्लोज पैक है। पूरा चक्कर किसका? काइनेटिक एनर्जी का। तो हमने क्या सीखा? सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी के कम होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के पास पास अरेंज होते हैं, उनके बीच बॉन्ड मजबूत होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, इसकी वजह से उनका शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है? बॉन्ड, काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये सब माइंड में रखना। ये सब किसके ऊपर अप्लाई होगा? सॉलिड के ऊपर, लिक्विड, सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो सॉलिड के बारे में क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? अब देखो, अगर मैं किसी बच्चों को समझाऊँ तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि मेरा हाथ है, इस हाथ को अगर मैं बोर्ड के इस पार लेके चला जाऊँ तो सॉलिड नहीं है। मतलब उसे मैं ये सिखाऊंगा कि जिस चीज़ के अंदर तुम अपना हाथ नहीं डाल सकते हो वो सॉलिड है। कि बहुत समझने के लिए तो कैसे भी समझ सकते हैं ना। अब देखो इसके अंदर क्या हाथ जाएगा? क्या ये हाथ जाएगा? क्या नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा भाई? इसके पार्टिकल पास पास है, इसलिए हाथ इसके अंदर नहीं जाएगा। पार्टिकल पास पास तो हाथ कैसे जा सकते हैं? सपोज करो कि मेरे पास ये 4 उंगलियां हैं, अभी मैंने इसके बीच में गैप किया है, तो बगल से इसके बीच से कोई निकल सकता है क्या? हाँ, निकल सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे पैक कर दूँ तो तब कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता है। यानी पार्टिकल पास पास होंगे तो बीच में गैप नहीं होगा, उनके बीच से कोई निकल नहीं पाएगा। पार्टिकल अगर दूर दूर है तो उनके बीच से कोई भी निकल सकता है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच से कोई नहीं निकल सकता। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। तो ये टर्म्स आप याद रखोगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लिक्विड की तरफ चलते हैं, ठीक है। ले लिया? ठीक। अब जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ। हमारा बचा अब लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में भी यही पूरा फंडा रहेगा, लेकिन लिक्विड में क्या दिक्कत होता है? पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से ये लिक्विड बन जाता है। थोड़ा लिक्विड में देखो, लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच थोड़ा सा ऐसे गैप होता है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच क्या होता है? गैप, ऐसे गैप होता है। ये बहुत पास पास नहीं होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से गैप पर होते हैं, बहुत गैप नहीं, थोड़े से गैप पर होते हैं, ठीक है। अब ये जो थोड़े से गैप पर हैं, ठीक है, तो इनका जो बॉन्ड होगा, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बॉन्ड इनका जो होगा वो वीक होगा। किससे? सॉलिड से। इनका जो बॉन्ड होगा वो सॉलिड से क्या होगा? वीक होगा। ये बात आप याद रखना। लिक्विड का जो बॉन्ड होता है वो सॉलिड से क्या होता है? वीक होता है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, बॉन्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिक्विड का जो बॉन्ड होता है वो सॉलिड से क्या होता है? वीक होता है, सॉलिड से वीक होता है। दूसरा पॉइंट, अगर बॉन्ड वीक हो गया तो यहाँ पे देखो ये थोड़े दूर दूर हो गए, अगर दूर दूर हो गए यानी कि 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी सॉलिड से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी इनका जो है लिक्विड का वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, कम नहीं, सॉलिड से क्या होता है? ज़्यादा। ये देखो आप, बॉन्ड एनर्जी जो बॉन्ड की कैपेसिटी है वो सॉलिड से कमज़ोर होता है, लेकिन वहीं पर जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब अगर हम तीसरी चीज़ अगर बात करें, सॉलिड का शेप, इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर इसका हम बात करें वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। 4 नंबर जो पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट अपनी काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट। जो काइनेटिक एनर्जी होता है
लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी बात करें, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा। यानी कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, लिक्विड की। लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आप माइंड में रखोगे लिक्विड के लिए। अब लिक्विड जनरली देखो, लिक्विड के पास जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, पहला तो लिक्विड को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो लिक्विड का जो है शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कि ये बॉटल में मेरे पास पानी है, इस पानी को अगर लेकर मैं ग्लास में डालूं तो ग्लास का शेप ले लेगा। इस पानी को अगर मैं बाल्टी में डालूं तो बाल्टी का शेप ले लेगा। जहां पर मैं इस पानी को डालूंगा ये वहां का शेप ले लेगा, यानी कि इसका शेप फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, जैसे कि अगर इसके अंदर 1 लीटर पानी है, इसको अगर मैं बॉटल में रखा हूँ तब भी 1 लीटर का होगा, ग्लास में डाल दूँ तब भी 1 लीटर का होगा, जग में डाल दूँ, बाल्टी में डाल दूँ तब भी 1 लीटर का होगा। यानी कि जो इसका वैल्यूम होगा वो फिक्स होगा, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। चूँकि काइनेटिक एनर्जी अगर सॉलिड से ज़्यादा है तो इसके जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड से दूर दूर होंगे ही। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, यानी कि जो लिक्विड है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनके जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड से थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये हमारा लिक्विड होता है। नेक्स्ट हमारा गैस है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो ले लो, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं कि बॉन्ड जो होता है इसका मजबूत होता है, बॉन्ड जो होता है इसका कमज़ोर होता है सॉलिड से। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है। शेप इसका फिक्स नहीं होता है, वैल्यूम फिक्स होता है। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की सॉलिड से ज़्यादा होती है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और अगला जो अपना पॉइंट है वो है गैस। ठीक है, गैस। अब देखो गैस जो होता है, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये अपना गैस होता है, गैस के पार्टिकल। अब देखो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, ये देख के बहुत आराम से आप समझ जाओगे। पहली चीज़ ये, इसका जो बॉन्ड होगा अगर बहुत दूर दूर हैं तो कैसा होगा, वीक होगा। इसका जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। दूसरा, अगर इतनी दूर दूर हैं तो जो इनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो भी ज़्यादा होगा। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और लार्ज, कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर है। थर्ड पॉइंट, न तो इनका शेप फिक्स होता है, और न ही इनका वैल्यूम फिक्स होता है। शेप और वैल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते। अब थर्ड टर्म जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, गैस की। यानी कि हम बोल सकते हैं जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा। यानी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे किसको ले लेंगे, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों में काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है, गैस की ज़्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल कैसे हैं, दूर दूर। पार्टिकल दूर दूर है यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा है, लार्ज है। अगर डिस्टेंस लार्ज हो गया तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक। अब बॉन्ड वीक, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत लार्ज है, इस वजह से उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है और वैल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। यानी कि जिस बर्तन में आप रखोगे ये उस बर्तन का शेप और उस बर्तन का वैल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था सॉलिड, लिक्विड और गैस का। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो है प्लाज्मा का। अब देखो प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, मैंने तो इरेज कर दिया, आप बैक करके वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस को तो हम बहुत आराम से पहचान लेते हैं। जैसे कि सपोज करो हवा चल रही है तो कहेंगे गैस है, बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों को बोलेंगे लिक्विड है, ज़मीन जो हमारा सरफेस है वो बोलेंगे सॉलिड है। ये तो तीनों बहुत फेमिलियर हैं, हम डेली इनको देखते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो देखो प्लाज्मा जो है इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। रीज़न ये है कि प्लाज्मा जो एटम और मॉलिक्यूल का नहीं बना होता है। जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं ये तीनों के तीनों एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तीनों जो हमारे पास होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों जो होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों। लेकिन वहीं पर जो प्लाज्मा है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नहीं बना होता है। प्लाज्मा बना होता है
आयंस का। किसका बना होता है? आयंस का। अब एटम और आयंस में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है? हाइड्रोजन आयन है। अब देखो हाइड्रोजन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ गैस, तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, इसलिए एटम के फॉर्म में है। मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर अकेला होता तो एटम बोलते, और यहाँ पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। यहाँ पे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयन के फॉर्म में है। तो जो प्लाज्मा है वो आयंस का बना होता है। अब कैसे समझोगे प्लाज्मा? देखा कहाँ है? आसमान में बिजली चमकती है, तो आसमान में जो बिजली चमक रही है वो न सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस, वो क्या है? प्लाज्मा है। जैसे आग, कोई पूछ ले आग क्या है? आग कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? आग जलता है ना, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? तो मैं बोलूँगा प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है, आयंस का है, एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आयंस है, प्लाज्मा उसको बोलते हैं, यानी कि आयंस का बना होता है। अब जैसे जनरली एक और एग्जांपल सपोज कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि आपके पास दो वायर हैं इलेक्ट्रिक के, ऐसे से आप टच कर रहे हो, तो टच करते समय चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी हो क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा डन हुआ। प्लाज्मा क्या है? इसे क्या बोलते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। किसका बना होता है? आयंस का बना होता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो लास्ट है जिसे बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये होता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। किसको बोलते हैं? BEC को। अब BEC जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, लगभग अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 और 1925 के करीब में उन्होंने इसके बारे में सोचा, और जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम स्टैटिक्स को लेकर के, बोस अपने इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दिया और क्वांटम मॉडल के बेसिस पे समझाया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे बन सकता है। तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एरिक कॉर्नेल एंड एक का नाम था कार्ल वेईमन। एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वेईमन, इन्होंने लगभग 1995 में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बनाया। कौन कौन वैज्ञानिक थे? तो याद रखो एरिक कॉर्नेल, अच्छा रुको मैं नाम ठीक से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एरिक कॉर्नेल एक वैज्ञानिक थे और इनके साथ थे कार्ल वेईमन। एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वेईमन ने लगभग 1995 में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिराइव किया, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बनता कैसे है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बनाने के लिए जो हमारे पास एयर की जो डेंसिटी होती है, एयर की डेंसिटी से लगभग 100,000 लो डेंसिटी का एयर हम लेते हैं, लगभग 1,00,000 गुना कम डेंसिटी। और उतनी कम डेंसिटी को हम बहुत ही कम टेम्परेचर पर लाकर ठंडा करते हैं, और उतने कम टेम्परेचर पर वो जो पार्टिकल है ना, वो एक अलग अलग पार्टिकल ना बिहेव करके वो एक पूरा का पूरा एक खुद एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और लगता है कि वो सब एक ही हैं। ऐसा सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि एयर का 100,000 से भी कम हमने लिया, ठीक है। 100,000 से मतलब कम हुआ कि जैसे कि मतलब कि सपोज करो कि हमारे पास ऐसे 3 पार्टिकल मिले, ठीक है। अब तीनों पार्टिकल का अगर हम टेम्परेचर बहुत ही कम कर दें, लगभग एब्सोल्यूट टेम्परेचर के करीब तक लेके चले जाएं, तो जो पार्टिकल हैं अलग अलग पार्टिकल ना हो करके ये आपस में एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि अलग अलग नहीं हैं, ये अकेले एक बन गए हैं, और इसीलिए इन्हें एक अलग स्टेट ऑफ मैटर कहा गया, ठीक है। और क्वांटम स्टेट भी बोल सकते हैं, इनका क्वांटम स्टेट है, एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर बनाते हैं जिसे हम BEC कहते हैं, ठीक है। BEC को अगर आप और आसानी से समझना चाहते हो तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकोगे जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है ये पार्टिकल एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं और कैसे ये BEC का निर्माण कर रहे हैं। तो वीडियो आप देख लो, फिर मैं आपसे कुछ और बातें करता हूँ इसके बारे में। वीडियो ये रहा।
देख लिया वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा कितनी आसानी से जो पार्टिकल थे वो एक दूसरे के साथ अलाइन होकर के एक सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो एक है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये था टाइप्स ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, और इसमें हमने देखा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बीईसी क्या होता है। इन सब की स्टडी हमने कर ली। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने भी कोशिश किया कि मैं इनके हर एक डिटेल्स को आपको आसानी से समझा सकूं, लेकिन आपको पहले से, चूँकि आप पहले से ही क्लास में आप पढ़ चुके होगे, 9th में आप पढ़ चुके हो, 6, 7, 8 में भी थोड़ा थोड़ा बताया जाता है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इससे थोड़ी बहुत चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है हम लोगों ने इस वीडियो में कवर की। मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।